माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना नया लेक्चर। ये है लेक्चर 1 और इसमें हम लोग देख रहे हैं आईआईटी फाउंडेशन सीरीज का मैथमेटिक्स क्लास 10th वाला। तो ये हमारा लेक्चर होगा जिसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे इसका पूरा का पूरा आपको मिलेगा नोट्स, और वो नोट्स होगा पीडीएफ के फॉर्म में। तो आप जाइएगा लिंक पे, केवल क्लिक कीजिएगा और आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप बाद में खुद से नोट्स बना सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप पढ़ते समय अपना सेल्फ नोट्स बनाएं और आप उसको ही रिवाइज करें और उसको रिवीजन करें और उसी से अपना क्लियर कॉन्सेप्ट करें, क्योंकि सभी का अपना रेस्पेक्टिव नोट्स से ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, खैर ये आप लोगों का डिसीजन रहेगा, लेकिन हम नोट्स प्रोवाइड करा देंगे आपको। चलिए तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को हम। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इस लेक्चर में क्या क्या है खास बातें। सबसे पहले हम लोग जो इस वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़। तो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को, और उसके साथ साथ पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक हम लोगों को समझना होगा, जो कि हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे में व्हाट इज़ नंबर लाइन, इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं नंबर लाइन। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि नंबर और उस पर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन का मतलब सिंपली आप ये समझिए कि एक ऐसा लाइन जिस पे हम लोग किसी नंबर को, नंबर इन द सेंस कि किसी भी इंटीजर को हम लोग उस पर डिनोट करते हैं। तो हम लोग पढ़ते थे कि ये एक नंबर लाइन होता है जिसका बीच में जीरो होता है और इसके इस साइड में जो होता है वो वाला पार्ट जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव, और इधर वाला जो पार्ट होता है क्या होता है, निगेटिव। अब देखिए पॉजिटिव वाले पार्ट की तरफ हम लोग 1 2 3 इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, और निगेटिव वाले पार्ट की तरफ -1 -2 -3, ये नंबर लाइन होता है। तो हम क्या, अगर आपसे पूछे कि क्या नंबर लाइन पे केवल हम लोग किसी नंबर को दैट्स मीन कि हम लोग किसी इंटीजर को ही केवल डिनोट कर सकते हैं। चलिए इंटीजर से पहले हम लोग समझते हैं कि इंटीजर होते क्या है। ठीक है, तो देखिए इंटीजर जो होते हैं, इंटीजर कोई सा भी जो नंबर हम लोग पढ़ते थे 1 2 3 4 5, ये जितने भी सारे नंबर है इनके डी आर में यानी डिनोमिनेटर में इन सब के 1 छिपा रहता है। तो जिस भी नंबर के नीचे में इसके 1 छिपा हो, यानी कि 1 जिसमें रहे, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपली इंटीजर। और इंटीजर जो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब क्या है, इंटीजर है। क्यों? क्योंकि जीरो के नीचे भी 1 छिपा हुआ है, 1 1/1 2/2 सॉरी 2/1, ये सब जो है क्या है, ये सब है इंटीजर के एक एग्जाम्पल्स हैं। चलिए, तो हम पूछे कि क्या नंबर लाइन पर केवल हम लोग इंटीजर को डिनोट करते हैं, तो इसका आंसर है नो। क्योंकि नंबर लाइन पे हम लोग किसी भी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन इन द सेंस कि 2/3 है या फिर 5/9 है, ये सारे फ्रैक्शन को भी हम लोग किसी नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। इसके अलावा डेसिमल में कोई सा भी डिजिट रहे, 2.35 रहे या फिर 9.34 रहे, कुछ भी रहे, कोई सा भी डिजिट रहे जो कि डेसिमल के फॉर्म में है, तो उसको भी हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर लाइन। अच्छा, अब है कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो देखिए रेशनल नंबर सिंपली यही होता है कि जिसको p/q के फॉर्म में लिख दे, और इरेशनल का मतलब होता है जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, अब p/q का फॉर्म में लिखने का मतलब हुआ कि कोई सा भी हम लोग जब नंबर पढ़ते हैं तो सिंपली हम लोग देखते हैं कि 5/3 है, तो इसको हम लोग p और इसको हम लोग q बोल देंगे। इसको हम लोग nr शॉर्टकट में नोमिनेटर, और इसको dr डिनोमिनेटर, ठीक है, nr dr हम लोग बोलेंगे। तो ये होता है। अब जिसका डी आर जब भी किसी रेशनल नंबर को लिखा जाता है तो उसके डी आर में हम लोग को ध्यान में रखना होता है डेट इज़ की क्यू, क्या चीज़, डेट इज़ क्यू उसका जीरो नहीं हो, और पी और क्यू जो हो वो कहाँ से बिलोंग करे, इंटीजर से बिलोंग करे, आई, ये इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। चलिए इसको थोड़ा और अच्छा से क्लियरिफाई करते हैं। ये जो है चीज़ हम लोग सेट्स में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हम आपको बता देते हैं कि पी कोमा क्यू लिखा है और इसका साइन दे के अगर आई लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है कि पी और क्यू कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या होता है इसका मतलब, बिलोंग्स टू। ये सेट थ्योरी का है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। बिलोंग्स टू इसका मतलब क्या हो गया कि पी और क्यू बिलोंग्स टू आई फॉर इंटीजर। इंटीजर को सभी को एक साथ ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके साथ साथ हम लोग को जब भी p/q के फॉर्म में लिखते हैं किसी नंबर को, तो इसमें ध्यान रखा जाता है कि q नॉट इक्वल टू जीरो हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लोग किसी चीज़ का dr लिखेंगे और उसका dr अगर जीरो हो जाता है, यानी कि उस नंबर को हम लोग जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और हम लोग इतना दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं किया जाता है। इसका मतलब कि वो नंबर जो होता है अनडिफाइंड हो जाता है, उसको हम लोग डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं। तो फिर वो रेशनल इरेशनल का कोई सेंस ही नहीं बनाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि p और q जो हो कहाँ से बिलोंग
करे, आई से बिलोंग करे और उसका क्यू जो हो नॉट इक्वल टू 0 हो। सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग रेशनल नंबर, इसके बारे में हम लोग और आगे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आएगा। और इरेशनल का मतलब होता है जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, जैसे में 2.3597, ये इतना बड़ा है नंबर कि इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये इन्फिनिटी तक जाता है, डॉट 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 लगा दिया गया है, यानी कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल। इसके अलावा इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, तो और क्या क्या होते हैं, तो ये देखिए इसके अलावा इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल में आते हैं क्या क्या चीज़, √2 क्या होते हैं, √2, √3, √5, √7, ये सब जो नंबर है ये सब है इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल। कैसे हैं देखिए, √2 का वैल्यू हम लोग जो जानते हैं 1.414 हम लोग जानते हैं, 414। इसके अलावा भी इसका वैल्यू जो होता है ये डॉट 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 डॉट, इसका मतलब क्या हुआ कि ये और भी आगे तक जाएगा, ये बहुत ही लंबा जाता है जो कि कहीं पे ख़त्म नहीं होता है, ये इन्फिनिटी तक जाता है। इसका मतलब हुआ कि रेशनल नंबर के अलावा जो इरेशनल नंबर जो होते हैं उनको हम लोग किसी भी नंबर लाइन पे नहीं डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि वो नंबर जो है इरेशनल नंबर का मतलब हुआ कि उसको हम लोग कहीं से भी फिक्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे बोले कि क्या √2 को हम लोग दिखा सकते हैं √2 को, तो हाँ √2 को दिखा सकते हैं, जो कि हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं। ये मान लीजिए 1 है, यहाँ से सॉरी एक मिनट, ओके। तो देखिए जब हम लोग √2 को किसी नंबर लाइन पर दिखाना चाहेंगे तो उसको कैसे दिखाते हैं कि हम लोग एक नंबर लाइन ले लेते हैं, ये रहा हमारा 0, ये रहा हमारा 1, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और इसमें 1 यूनिट का, ये 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट, दोनों के 1 यूनिट को हम लोग लेते हैं। तो इसका मेजरमेंट हो जाएगा पाइथागोरस ट्रिक से √2, और उसके बाद से हम लोग अपना इसका लेके इसका ये वाला मेजर लेके इसको हम लोग इस पे डिनोट कर देते हैं, जिसका इसका वैल्यू कितना हो जाता है √2। ये 9th क्लास का है, इसको आप लोग जानते होंगे, लेकिन ये हमारा रहा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए अगर हम लोगों को इसमें जो भी चैप्टर में पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा को, तो उसके यूज आएगा इंटीजर का, फिर आएगा रेशनल और इरेशनल कंसेप्ट, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जब यूक्लिड को पढ़ेंगे तो हम लोगों को थोड़ा सा और बेसिक में जाना होगा, जिसको हम लोग डिवीजन रूल से जानते हैं। अब हम लोग पढ़े हैं कि डिवीजन रूल क्या होता है। देखिए डिवीजन रूल का मतलब होता है कि जब भी हम लोग किसी नंबर को देखिए, ये मान लीजिए कि 33 हम नंबर है, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो कुछ क्वोशेंट आता है, इसका कुछ एक ऐसा पार्ट आता है जिसको हम लोग इस साइड में लिखते हैं, जिसको हम लोग क्वोशेंट बोलते हैं, और कुछ रिमाइंडर आता है जिसको हम लोग ये हिंदी में शेषफल इसको कहा जाता है, इसको इंग्लिश में रिमाइंडर कहा जाता है, ठीक है। तो डिवीजन रूल जो कहता है कि डिविडेंड, जिस नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो इस वाले केस में हम लोग एक एग्जांपल लिए हैं, उसमें क्या है 33, और जिस चीज़ से डिवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिवीजर इन द सेंस कि 7, और जितना उसका वैल्यू आता है, तो वैल्यू कितना आया है, कितने टाइम्स में गया 4 टाइम्स में, और इसमें रिमाइंडर क्या बचा है 5, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, इसी को डिवीजन रूल बोला जाता है। तो इसको हम लोग पढ़े क्यों, क्योंकि सेम इसी चीज़ का यूज करके हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को देखेंगे, और उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है और उसका यूज कहाँ होता है, ठीक है। तो हमको आ गया समझ में, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारा हो गया। अब चलिए, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है, यूक्लिड डिवीजन लेमा ये एक समझिए कि इसका स्टेटमेंट जो है वो क्या कहता है, पहले उसको हम लोग समझते हैं। स्टेटमेंट है कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर के लिए, मान लीजिए वो कौन कौन है इंटीजर, एक x है और एक y है, से x एंड y, फॉर 2 एनी पॉजिटिव इंटीजर से x एंड y, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर से q एंड r, कह रहा है क्या, इसको हम समझाते हैं कि कोई सा भी 2 इंटीजर आप ले लीजिए, इस दुनिया में ब्रह्मांड में बहुत सारे इंटीजर होंगे, जिसमें हम लोग मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए 9 और 19 2 इंटीजर ले लिए, ठीक है। इसमें अब कह रहा है कि इन 2 इंटीजर के लिए, जो कि दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, इन दोनों इंटीजर के लिए कहीं ना कहीं 2 इंटीजर q एंड r इस तरह से होंगे कि वो सेटिस्फाई करेंगे इस वाले इक्वेशन को, किस इक्वेशन को, तो चलिए हम आपको फिर से बताते हैं, इस वाले इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेंगे। क्या है इक्वेशन, x इक्वल टू वाई क्यू प्लस आर। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास में 2 इंटीजर है, कौन कौन इंटीजर है आपके पास में, इंटीजर हो गए 9 और 19, ठीक है, और इस इक्वेशन को हमको सेटिस्फाई कराना है। तो देखिए 9 और 19 को हम क्या किए, सिंपली 9 से डिवाइड कर दिए, किस में, 19 को, ठीक है। अब 9 से जब 19 को डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स में जाएगा।
तो ये हो जाएगा हमारा 9 2 जा 18 और हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो देखिए हम जिस चीज़ से डिवाइड किए उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी हम आपको पढ़ाए हैं, ऊपर में दिखाते हैं फिर से कि जो डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये वाला इक्वेशन हम लोग इसका यूज करके इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कि 19 इक्वल टू जिस चीज़ से डिवाइड किए 9 से कितना इसका आया कोसेंट कितना हुआ, तो 2 टाइम्स में गया और इसका रिमाइंडर कितना बचा 1। तो कहीं ना कहीं दो इंटीजर के लिए दो ऐसे इंटीजर है, कौन कौन है, एक 2 है एक 1 है, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन से, x इक्वल टू वाई क्यू प्लस आर। इसी तरह हम लोग 3 और 18 के लिए देखेंगे तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं क्या क्या चीज़ कि 3 इंटू 6, यहाँ पे q के जगह पर क्या आया है 6 आया है और r की जगह पर क्या आया है, तो r की जगह पर आया है 0। तो कहीं ना कहीं दो ऐसे इंटीजर हमको दिखाई दे रहे हैं कि ये इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ठीक है। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, y से ये और r का रिलेशन और जीरो में क्या है, इस चीज़ को समझिए। देखिए जब भी हम लोग किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, तो जो उसका कोसेंट होगा उस कोसेंट का वैल्यू क्या हो सकता है, ये तो डिपेंड करेगा कि हम लोग किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। कोसेंट कुछ भी हो सकता है, मतलब कि क्या हुआ कि अगर हम लोग 19 को 9 से डिवाइड किए हैं तो ये 2 3 कुछ भी हो सकता है और इसका वैल्यू पे हम लोग रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। बट हम लोग रिस्ट्रिक्शन किस पे लगा सकते हैं, इस वाले आर पे। आर क्या होता है, रिमाइंडर मतलब कि इसका जो ऐसा पार्ट होता है जो कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद में बचता है। तो देखिए जब भी हम लोग किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो जिस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं जिस डिवाइजर से या डिवीजर से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो उस वाले डिवीजर से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर का जो वैल्यू होगा उस डिवाइजर से हमेशा कम होगा। क्या होगा, हमेशा कम होगा। देखिए हमेशा कम होगा, इसलिए r लेस देन y लिखा गया है, हमेशा कम होगा, क्योंकि जैसे ही इसके इक्वल होगा तो उसको हम लोग एक और टाइम्स में दे के उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। और रिमाइंडर का वैल्यू या तो जीरो या फिर जीरो से बड़ा होगा, रिमाइंडर का वैल्यू या तो जीरो होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा। रिमाइंडर का वैल्यू आर का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, या तो जीरो होगा या फिर आर से जीरो से बड़ा होगा। और लेकिन आर का जो वैल्यू होगा ओवरऑल वो उसका वैल्यू क्या होगा, वाई से छोटा होगा। ये समझ में आया आपको। तो ये हो गया हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा और उसका स्टेटमेंट, और उसको हम लोग कैसे यूज करके लिखते हैं इस चीज़ को हम लोग समझे। अब इस चीज़ का हम लोग यूज करके आगे के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे और हम लोग जानेंगे कि आखिर इसका यूज करके हम लोग क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले नोट 1 हम देखते हैं। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ टू नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि यूक्लिड का जो भी हम लोग इसका यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, और ऊपर में लिखा गया था, यहाँ पे लिखा गया था यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या लिखा गया था, लेमा। तो कभी कभी इसको एल्गोरिथम बोल रहे हैं, कभी कभी लेमा बोल रहे हैं, आखिर इसका क्या चक्कर है हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अभी आपको बता दिए कि एक जगह लेमा लिखा गया था, एक तरह एल्गोरिथम लिखा गया था, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है इसका यूज करके हम लोग दो नंबर का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, मतलब कि वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा होगा जिसको उस दोनों नंबर से एक पूरा का पूरा डिवाइड कर सकते हैं, डिजिबल हो जाए, ठीक है। तो उसको हम लोग फाइंड करते हैं किस चीज़ से, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके, ठीक है। एक हुआ, एक नोट ये हुआ। दूसरा नोट क्या कर रहा है कि देखिए दूसरा नोट में हमको दिया गया है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज ए स्टेप ऑफ फॉर ओनली पॉजिटिव इंटीजर। जब हम लोग इस स्टेटमेंट को देखे थे तो इसमें लिखा गया था कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ओनली, रिस्ट्रिक्शन दे दिया गया था कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। बट आगे का स्टेटमेंट का जो भी हमारा नोट है वो कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये प्रूफ किया गया है पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, बट इट कैन ऑल्सो एक्सटेंडेड फॉर ऑल निगेटिव इंटीजर्स। इसको हम लोग निगेटिव नंबर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बस यही हो गया हमारा नोट 1 नोट 2। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर वो जो हम बोले थे कि एक जगह लेमा लिख दिया जा रहा है और एक जगह एल्गोरिथम लिख दिया जा रहा है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि देखिए लेमा जो होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट
यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये ऑलरेडी एक प्रूवन स्टेटमेंट है, इसको हम लोग आगे में प्रूफ नहीं कर सकते हैं, समझिए। इज अ प्रूवन स्टेटमेंट फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, और इसका यूज करके हम लोग किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। बट एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स दैट गिव अ प्रोसीड्यूर फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका हम लोग यूज करके, किसका यूज करके, तो हम लोग जब इसका यूज करते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा, तो इसका जो हम यूज करते हैं, किसका, एल्गोरिथम का जो यूज करते हैं, एक स्टेप वाइज यूज करते हैं और किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम में हम लोग इसको अप्लाई करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। समझ में आया? लेमा का मतलब होता है कि ये प्रूवन स्टेटमेंट है, एल्गोरिथम का मतलब होता है कि वेल डिफाइंड स्टेप है। इन दोनों का सेम तरीका से एल्गोरिथम और लेमा लगभग सेम होता है यूक्लिड के केस में, इसलिए हम लोग कभी कभी इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा बोल देते हैं, कभी कभी इसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोल देते हैं, दोनों सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका यूज करके, जैसे में हम ऊपर वाले स्टेप में पढ़े थे नोट 1 में, कि इन दोनों का यूज करके हम लोग क्या निकालते हैं, इन दोनों का यूज करके हम लोग HCF निकालते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जो कि हमारा बुक का एग्जांपल 1.1 है, जो कि कह रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ 250 एंड किसका 30 का, आपको दोनों का HCF बताना है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं। ट्रेडिशनल मेथड का हम लोग मतलब समझेंगे कि ये हम लोग जो पहले से पढ़ के आए हैं, जो बहुत पहले से हम लोग किसी भी नंबर का जब हम लोग को HCF बोला जाता था तो कैसे निकालते थे। मान लीजिए कि हम वो नंबर है 250 और 30, तो 30 से डिवाइड कर देते थे 250 को, और कितने टाइम्स में गया, तो 8 टाइम्स में, फिर उसके बाद से कुछ रिमाइंडर बचा 10 बचा, फिर इस 10 से डिवाइड करते थे जिस नंबर से डिवाइड किए थे पिछले बार, कितने नंबर से, 30 से डिवाइड किए थे, कितने टाइम्स में गया, 3 टाइम्स में, और रिमाइंडर इस केस में कितना बचा, 0, ठीक है। तो इस जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाता था उसी समय हम लोग रुक जाते थे और देखते थे कि ये किस नंबर से डिवाइड किया गया था। तो इस केस में कितना से डिवाइड किया गया था, 10 से, इसका मतलब कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, हो गया है 0, इसलिए यहाँ पे HCF इसका हो जाएगा 10, ठीक है। अब ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड, क्या हो गया, ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन हम लोग क्या इसका यूज करके, हम लोग क्या इसका हेल्प से हम लोग यूक्लिड का फॉर्म लिख सकते हैं, यूक्लिड का यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ। देखिए अब यूक्लिड क्या कहता है, देखिए यूक्लिड जो होता है स्टेप्स होता है, सिंपल स्टेप्स होता है। तो बाय यूजिंग ELD का मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 250 और 30 को। तो 250 को हम लोग जब डिवाइड करेंगे 30 से, यहाँ पे किए थे, तो कितने टाइम्स में गया था, 8 टाइम्स में, तो 8 350 30 इंटू 8, अब प्लस रिमाइंडर कितना बचा, तो 10, तो ये प्लस 10 हो गया, तो यही हो गया 30 इंटू 8 प्लस 10, ठीक है। अब एक चीज़ हम बताते हैं, क्या इसका यूज ये सिंपली इस तरह से नहीं दिख रहा है जैसे में हम लोग पढ़े थे अभी, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, उसी टाइप का नहीं दिख रहा है, बिल्कुल उसी टाइप का दिख रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि किस नंबर से इस वाले ऊपर वाले स्टेप को डिवाइड किए थे, तो 30 से। तो चलिए इस 30 को अब किस से डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर बचा था, क्या रिमाइंडर बचा था, 10, तो इस वाले 10 से डिवाइड कर दिए थे, और कितने टाइम्स में गया था, तो 3 टाइम्स में, और रिमाइंडर कितना बचा था, तो 0, तो ये रहा हमारा 30 इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0। तो इस केस में हमारा यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर R इक्वल टू हो गया 0। अब जहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा वहीं पे हमको फिर यहाँ पे जिस तरह रुक जाते थे इसमें भी वैसे ही रुक जाना है, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सिंस एट दिस स्टेप रिमाइंडर इज 0 सो HCF ऑफ। अब कुछ तरीका होता है, जब दो नंबर का HCF हम लोग निकालते हैं तो HCF निकलने का तरीका होता है HCF आप ब्रैकेट के बाद से जो नंबर का HCF निकाल रहे हैं उसका दोनों को बंद करेंगे ब्रैकेट को, उसके बाद से जितना HCF उसका वैल्यू होगा उसको हम लोग लिख देंगे। ये हमारा तरीका हुआ HCF लिखने का, जैसे मैं यहाँ पे लिखा गया था वैसे ही यहाँ पे लिखा गया था। तो ये हमारा एग्जाम्पल 1 का जो था HCF निकालने का यूक्लिड का, उसको हम लोग देखे, ठीक है। अब एग्जाम्पल 1.2 देखते हैं जिसमें हमको बोला गया था यूक्लिड का, बहुत अच्छा यहाँ पे यूज किया गया है। चलिए उसका हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया है कि हमको प्रूफ करना है कि कोई सा भी इवन इंटीजर जो होता है, कोई सा भी इवन इंटीजर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो फॉर्म होता है उसका ये वाला फॉर्म 2n, और ऑड इंटीजर जो होता है वो कौन सा फॉर्म होता है 2n+1। अब इसको हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम 2 इंटीजर्स x एंड y। हम लोग 2 इंटीजर को एज्यूम कर लिए हैं, एक x है और दूसरा y है। इस प्रकार से एज्यूम किए हैं कि y का वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे y2, हम आखिर इसको एज्यूम किए x और y 2 इंटीजर्स को, तो y को 2 ही क्यों लिए, तो इसका सबसे अच्छा रीज़न ये है लेने का, क्योंकि हम लोगों को जो भी
इंटीजर ये प्रूफ करना था ऑड या इवन, उसमें हमको किस वाले फॉर्म को लेके आना है, इसमें लेके आना है 2 वाले फॉर्म को। इसमें है 2n और इसमें है 2n+1। तो इस 2 के कारण हम लोग y का वैल्यू कितना लिए हैं, 2 लिए हैं। अब हम आपसे बोले कि अगर कोई नंबर रहता जिसको हम लोग 3q या फिर 5q के फॉर्म में रहता, एक है 3q और एक रहता 5q, तो इसमें हम लोग y का एक रहता 3q और एक रहता 3q+1 और 5q और 5q+1, दो अलग अलग 4 हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग को y का वैल्यू कितना लेते, तो इस केस में अगर इस क्वेश्चन को रहता है तो 3 और इस केस में अगर रहता तो y का वैल्यू 5 लेते। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आया समझ में कि y का वैल्यू 2 ही क्यों लिए, क्योंकि हमको इस वाले यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 के फॉर्म में लेके आना है, इसलिए 2 लिए। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग इसको ऐसे 2 ले लिए तो इस अभी हम लोग पढ़े थे कि दो इंटीजर के लिए दो अलग अलग इंटीजर और इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं कि वो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो वो इक्वेशन कौन सा है, ये वाला इक्वेशन। तो x इक्वल टू जो हम लोग x और y लिए हैं तो उसमें x इक्वल टू 2n+r हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए देखिए यहाँ पे हम y का वैल्यू कितना लिए हैं, 2, तो ये वाला 2 आ गया यहाँ पे। और n क्या है, n दो अलग इंटीजर है, एक अलग इंटीजर है और r एक अलग इंटीजर है। हम बोले थे ना कि x और y के लिए, जो हम लोग पढ़े थे x और y के लिए q और r कुछ अलग इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं कि इसका एक रिलेशन होता है x इक्वल टू QY+R। तो वही रिलेशन यहाँ पे n और r दो अलग इंटीजर्स है और उसको रिलेशन में कैसे स्टेबलाइज किया गया है, x इक्वल टू 2n+r। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए अब इस केस में हम लोगों को n इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब कि जो भी n का हम वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव होगा या फिर 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अब एक चीज़ है कि यहाँ पे जो हम लोगों को डिवाइजर जो है, डिवाइजर यानी कि जिस चीज़ से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो किस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से। y का वैल्यू 2 है, इसका मतलब डिवाइजर 2 है। तो रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो अगर डिवाइजर 2 है तो रिमाइंडर का वैल्यू जो होगा 0 से लेके 2 के बीच में होगा। 0 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, क्योंकि जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं y का वैल्यू इक्वल टू 2 है, तो r का वैल्यू या तो 0 होगा या फिर 2 से छोटा होगा, लेकिन 2 कभी नहीं होगा। 2 क्यों नहीं होगा, जैसे ही 2 होगा तो एक टाइम्स में और चला जाएगा, तो इसको हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया y इक्वल टू y अगर इक्वल टू 2 है तो r का वैल्यू 0 से लेके 2 के बीच में होगा। ठीक है, अब देखिए अगर r का वैल्यू 0 से लेके 2 के बीच में है, r का वैल्यू 0 से लेके 2 के बीच में है, तो इसका मतलब कि या तो r का वैल्यू 0 होगा या फिर r का वैल्यू 1 होगा, लेकिन r का वैल्यू 2 कभी नहीं होगा। ठीक है, 2 कभी नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग केस एक लेते हैं कि अगर r का वैल्यू 0 है, इफ़ r इक्वल टू 2, तो r का वैल्यू अगर 0 है तो उस केस में हम r का वैल्यू 0 रखेंगे। इस वाले केस में हम लोग r का वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारा आएगा क्या चीज़, r का वैल्यू पुट करने पे 0, ये आएगा हमारा इक्वेशन आएगा x 2n+0 इक्वल टू 2n। और r का वैल्यू 1 पुट करेंगे हम लोग, तो r का वैल्यू जैसे ही 1 पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2n+1 यानी कि 2n+1। ये हो गया हमारा दो। एक केस हुआ कि r का वैल्यू जब 0 था, एक केस हुआ कि r का वैल्यू जब 1 था। 2 तो होगा नहीं, 3 तो होगा नहीं। ठीक है, रिमाइंडर जो भी आएगा उसको हम लोग यहाँ पे पुट किए। अब देखेंगे हम लोग कि 2n एक ऐसा फॉर्म है, 2n इज द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर। अब कैसे फॉर्म है, देखिए जब भी हम लोग 2 इंटू n करेंगे और n का वैल्यू 1 2 3 4 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 1 करिए तो 2 आएगा, 2 इंटू 2 करिए तो 4 आएगा, 2 इंटू 3 करिएगा तो 6 आएगा। तो ये 2 6 ये जो नंबर आ रहा है 2 4 6 आ रहा है, ये सब क्या है, इवन है। यानी कि कोई सा भी इवन इंटीजर जो होगा किस फॉर्म में होगा, 2n। और 2n+1 जब हम लोग करेंगे तो n का वैल्यू जब 1 लेंगे तो 2 1 जा 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। इसी तरह हम लोग 2 लेंगे तो 5, 3 लेंगे तो 7। इस तरह 3 5 7 आ रहा है। ये सब क्या है, इंटीजर है, लेकिन कौन सी इंटीजर है, ऑड इंटीजर है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे प्रूफ। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ कि कोई सा भी इवन पॉजिटिव इंटीजर जो होता है 2n के फॉर्म में होता है, और कोई सा भी इवन ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो होता है 2n+1 के फॉर्म में होता है। ये हमारा यहाँ पे हुआ कंप्लीट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा अब हम आपसे पूछेंगे, एक क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क समझिए कि सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेर q इज सम इंटीजर। तो हम इसमें अगर बोलेंगे तो इसको आप कैसे प्रूफ कीजिएगा, तो सिंपली हम लोग जिस तरह ऊपर वाले को क्वेश्चन को प्रोसीड किए थे उसमें भी ऐसे ही प्रोसीड करेंगे। इसमें x और y इस प्रकार से नंबर लेंगे क्योंकि कि y का वैल्यू क्या हो, 6 हो। और y का वैल्यू 6 क्यों हो, क्योंकि इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। हमको 6 के फॉर्म में लाना है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6 6 6, यानी कि y का वैल्यू हो गया 6। और जब y का वैल्यू 6 होगा तो r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 लेस देन
आर लेस देन कितना 6, यानी कि आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 होगा या फिर 4 होगा या फिर 5 होगा, लेकिन 6 नहीं होगा। फिर हम लोग एक एक का 1 2 3 चीज ये सब को हम लोग पुट करेंगे और वहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो भी आएगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर का जो फॉर्म आएगा वो ये और ये फॉर्म आएगा, और जो इसके अलावा जो फॉर्म आएगा 6 क्यू + 2 या फिर 6 क्यू + 4 या फिर 6 क्यू + 0, ये जो फॉर्म आएगा वो जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, इवन इवन और इवन इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये आप इसका होमवर्क है, आप इसको कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में हमको क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1.3 है, इसमें हमको दिया गया है क्वेश्चन, आप बुक में देख लीजिए। हम फिर से आपको बता देते हैं, जो बुक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारा 8th एडिशन। कौन सा है, 8th एडिशन। और इस 8th एडिशन के आईआईटी फाउंडेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको इस वाले बुक को ही अगर सॉल्व करना है तो आप 8th एडिशन को ही बुक को सॉल्व कीजिएगा। 9th में या फिर 7th में हो सकता है कि क्वेश्चन अलग अलग हो या फिर उसकी नंबरिंग अलग हो, लेकिन हम लोग थ्रू आउट इस वाले बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो आप इस वाले बुक को भी फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो 8th एडिशन का एग्जाम्पल 1.3 आप पढ़िए, सॉल्व कीजिए। अगर नहीं बने तो आप इसमें देख सकते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। ठीक है, और हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में है कि एक कोई ट्रेडर है जिसके पास में डेटॉल शॉप्स है इतना 612 और उसके पास पियर शॉप्स है 342। ठीक है, दो अलग अलग शॉप्स हैं। अब कह रहा है कि उसमें आपको इस प्रकार से उसके पास में बक्सेस को अरेंज करना है कि उसमें जो शॉप हो इस वाले पर बक्सेस में मैक्सिमम हो, शॉप जो हो वो बॉक्सेस में मैक्सिमम हो, जो कि पियर्स का हो या फिर डेटॉल हो, लेकिन मैक्सिमम नंबर हो, और बॉक्सेस का संख्या जो हो क्या हो, लिस्ट हो। तभी ना, अगर हर एक बॉक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉप रखेंगे तो बॉक्सेस का संख्या क्या होगा, लिस्ट होगा। तो इसी को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है, छोटा सा इसे समझने के लिए है कि जब भी दो नंबर के बीच में मैक्सिमम का फंडा आ जाए ना, जब भी मैक्सिमम पूछा जाए तो आपको दिमाग में चट से आना जाना चाहिए कि उसमें HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब भी आपसे मैक्सिमम पूछा जाएगा या फिर मिनिमम पूछा जाएगा तो डिपेंड करेगा कि मैक्सिमम क्या पूछा गया है और मिनिमम क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे मैक्सिमम शॉप होगा, मैक्सिमम क्या होगा, शॉप, और मिनिमम क्या होगा, बॉक्सेज, क्या होगा, मिनिमम बॉक्सेज। तो मैक्सिमम मिनिमम का जब भी केस आएगा तो आपको फाइंड आउट करना होगा HCF ऑफ दैट नंबर्स। तो इस केस में हमसे दो नंबर कौन कौन है, 612 और 342। तो इन दोनों नंबर पे हम लोग देखेंगे, गौर करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉप इन द बॉक्सेज, सो वी हैव टू फाइंड आउट द HCF ऑफ द दिस नंबर एंड दिस नंबर। अब इन दोनों नंबर का हम लोग को HCF फाइंड आउट करना है। तो हम लोग को HCF निकालने का एक ट्रेडिशनल मेथड भी है जो कि हम लोग आगे देखेंगे, और एक हमारा है फैक्टराइजेशन मेथड जो कि हम लोग आगे देखेंगे, और एक हमारा है इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम से, तो जिसको हम लोग अभी देख रहे हैं। चलिए, तो इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम वाला हम लोग देखते हैं। तो देखिए 612 है, इसको 342 से हम लोग पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1 टाइम्स में, और उस केस में हमारा रिमाइंडर कितना होगा, 270। ठीक है, फिर हम लोग जिस चीज़ से डिवाइड किए रहते हैं यानी कि डिवाइजर जो होता है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो 342 यहाँ पे डिवाइजर है, और जो इसका रिमाइंडर रहता है उससे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो 270 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1 टाइम्स में, और इसमें क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 72। कितना आएगा रिमाइंडर, 72। और फिर इस 270 को हम लोग 72 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा और रिमाइंडर आएगा 54। और इसी तरह 72 को हम लोग स्टेप वाइज करते जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो। तो इस तरह हम लोग देखेंगे तो 54 का जो हम लोग 18 इंटू 3 प्लस 0 आएगा तो यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 0। और जैसे ही रिमाइंडर 0 होता है तो वहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं, स्टॉप मारते हैं अपने ब्रेक को, गाड़ी को, और कहते हैं कि हाँ यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 मिला है, तो यानी कि जिस चीज़ से डिवाइड किया गया था वहीं इसका HCF होगा। तो देखिए हेयर रिमाइंडर इज 0, सो डिवाइजर यहाँ पे क्या निकल के आया है, तो यहाँ पे डिवाइजर है हमारा 18, तो यानी कि HCF ऑफ दोज नंबर्स आर 18। सिंपली हम लोग इसको ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग करके देखेंगे, तो इसी स्टेप्स को हम लोग बस उसको इस वाले इस तरह करके हम लोग लिख देते हैं तो वहीं आता है। बस ये हो गया 18 इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस में क्या, शॉप। अब देखिए एक चीज़ हम आपसे बोलते हैं कि ये ट्रेडर को पैक करना होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रेडर हैव टू पैक 18 शॉप्स इन द बॉक्सेस फॉर द लिस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस। मैक्सिमम कितना बॉक्स में कर सकता है पैक, तो 18 शॉप्स को, और उसका नंबर ऑफ लिस्ट बॉक्सेस कितना होगा, कितना होगा नहीं मतलब कि क्या होगा, तो लिस्ट होगा, बॉक्सेस की संख्या क्या होगा, लिस्ट होगा, जब मैक्सिमम क्या होगा, शॉप होगा। अब हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग को चेक करते हैं कि क्या आप कमेंट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या होगा,
क्या होगा, बॉक्सेस का संख्या। यहाँ पे तो हम आपको बोल दिए कि हाँ ये जो होगा नंबर ऑफ मैक्सिमम शॉप्स जो होगा 18 होगा, कितना होगा 18 होगा, जो कि आप निकाल दिए। लेकिन बॉक्सेस का संख्या क्या होगा, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, और इसका आंसर इसी वीडियो के आगे में है जिसको हम लोग देखेंगे। तब तक आपको करना क्या है कि आप सीधे जाइए कमेंट कीजिए कि आप क्या पहले से सोच लिए थे या फिर आपको नहीं आया था इस चीज़ का आंसर। तो अभी आप वीडियो को पॉज करके आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद से इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। जाइए और कमेंट कीजिए, लिखिए कि हाँ मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस, और उसका डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। और अगर आपको इलोबरेट करने आए कि आखिर कैसे आप लाए उसका आंसर, तो आप उसको इलोबरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोगों का आगे का कंसेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसके बेस पे जितने भी एग्जांपल्स थे उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हमको आगे बढ़ के हम लोग देखना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये क्या होता है और इसका स्टेटमेंट क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे और इसको आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स यूनिकली। ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स यूनिकली। अब यहाँ पे कुछ कुछ नंबर आया है जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं। देखिए एक आया कंपोजिट, एक आया प्राइम, और एक आया क्या चीज़ कि यूनिकली। क्या है, यूनिकली। तीन यहाँ पे टर्म आया। तो सबसे पहले आपको समझना होगा क्या चीज़ कि कंपोजिट क्या है, फिर समझना होगा प्राइम क्या होगा, और यूनिकली का मतलब क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को जनरल फॉर्म में देखते हैं कि जनरल फॉर्म में क्या होता है, उसके बाद से हम इसको समझते हैं। तो मान लीजिए कि कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है, तो वो उस नंबर को हम लोग P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू Pn लिख सकते हैं, जहाँ पे P1 P2 P3 क्या है, प्राइम से, क्या है, प्राइम से, और असेंडिंग ऑर्डर में है। क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब कि वो सभी क्या है, बढ़ते धीरे 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 बढ़ते हैं। यानी कि 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, इस तरह बढ़ते बढ़ते गए हैं। और एक क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, मान लीजिए कोई एक कंपोजिट नंबर है, तो इसको A इंटू बी इंटू सी के टर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे ABC क्या है, प्राइम से, और ABC क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है। सिंपली समझ में आया, ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि प्राइम नंबर क्या है। ये तो सब बेसिक चीज़ है, लेकिन हम आपको मान के चलते हैं कि आपको ये सब चीज़ आता है, लेकिन आप इसको रिवीजन करना चाहते हैं, इसलिए हम आपको फिर से समझा रहे हैं कि प्राइम नंबर क्या है। तो देखिए अब सिंपली हम इसको समझाने के लिए शॉर्टकट में कैसे समझाएंगे। और नंबर विथ ओनली एंड ओनली टू मल्टीपल्स, फर्स्टली वन एंड सेकेंडली इटसेल्फ। ये एकदम आसान डिफिनेशन क्या है कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है कि जिसके पास केवल टू मल्टीपल्स हो। मल्टीपल्स का मतलब यहाँ पे हम क्या समझेंगे कि मल्टीपल्स का मतलब हुआ कि उस नंबर उसका कि दो ऐसे मल्टीपल का मतलब हुआ कि एक और उसके सेल्फ, यानी कि एक और उसके सेल्फ के अलावा वो किसी दूसरे नंबर से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं हो, पूरा पूरा वो डिवाइड करने पर वो रिमाइंडर जीरो नहीं दे। ठीक है, इसका मतलब कि जब भी किसी नंबर को हम लोग लिखेंगे और उसको हम लोग चेक करेंगे, जैसे में हम एग्जांपल लेते हैं 2, तो 2 को हम लोग किस किस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं एक 1 से और एक 2 से। देखिए एक 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 1 2 1 जा 1 2 जा 2, और 2 से पूरा पूरा कैंसिल होगा, और फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 और 2 कैंसिल होगा। ठीक है, लेकिन 3 को करेंगे तो 1 3 होगा, 5 को करेंगे 1 5 होगा। इसके अलावा क्या किसी और नंबर से इसको डिवाइड करेंगे 2 3 या 5 को, जो कि पूरा पूरा उसको कैंसिल करे, तो आंसर होगा नो, यानी कि नहीं। लेकिन 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 अगर हम लोग ले ले 4 को, यानी कि 4 को जब लेंगे तो ये 1 से भी पूरा डिवाइड होगा, 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 4 से भी पूरा पूरा डिवाइड है, 4 1 जा 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस नंबर के पास केवल 2 मल्टीपल हो, और मल्टीपल कौन कौन हो, एक 1 हो और एक इट सेल्फ हो, जो कि खुद जिस नंबर का हम चेक कर रहे हैं वो इट सेल्फ हो, तो उस नंबर को हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे उसको, प्राइम नंबर। और कंपोजिट किसको बोलेंगे, जिसके पास सिंपली 2 से ज़्यादा मल्टीपल है, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो देखिए, तो ये 4 जो है इसके पास 1 और 4 खुद के अलावा और एक के अलावा इसके पास एक और मल्टीपल है, क्या है, तो वो है 2। तो यानी कि ये कंपोजिट है, क्या है, कंपोजिट, ना कि ये प्राइम है। ठीक है, सिंपली अब इसको हम लोग डिफिनेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। और नंबर विथ मोर देन 2 मल्टीपल्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर में हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं, 4 6 हो गया, या फिर 8 हो गया। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है 2 है। क्या है, 2 है, क्योंकि 2 के पास एक 1 है मल्टीपल और एक 2 है मल्टीपल, इसके अलावा कोई नहीं है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, सॉरी कंपोजिट नंबर क्या है, तो वो है 4। क्या है, वो है 4।
देखिए ये भी इवन है और ये भी इवन है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, हमको तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि ये टू जो है, टू इवन होते भी हुए भी प्राइम है, और जो फोर जो है वो इवन होते, खैर फोर कंपोजिट का जनरली देखा जाएगा तो वो इवन हो सकता है या फिर ऑड भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि वो क्या चीज़ है। चलिए एग्जांपल देते हैं कि 51 जो है, 51 17 इंटू 3 होता है, यानी कि 17 3 और इसका 1 3 मल्टीपल हो गया, इवन ऑड होते हुए भी कंपोजिट है। और ये क्या है कि ये क्या हुआ कि ये ऑड और इवन का एग्जांपल हुआ, लेकिन टू जो है प्राइम जो है, इसके अलावा कोई सा भी इवन ऐसा नहीं हुआ है कि जो क्या हो, प्राइम हो। केवल और केवल ये टू ही एक ऐसा इवन प्राइम है जो कि इवन और भी है और प्राइम भी है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट भी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तीन चीज़ है कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, टू है, और इवन भी है, और ये प्राइम भी है। ठीक है, टू। चलिए छोड़िए इन सब बातों को, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को आगे में है कि वन इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, यानी कि वन को हम लोग ना ही प्राइम कहते हैं और ना ही कंपोजिट कहते हैं। प्राइम इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि इसके पास में केवल एक ही मल्टीपल है, केवल एक, और इसके अलावा कहेंगे इटसेल्फ, तो इटसेल्फ भी तो एक ही है ना भाई, तो एक ही है, तो इसका मतलब एक है। कंपोजिट क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास में एक से ज़्यादा मल्टीपल नहीं है, दो रहता तब प्राइम कहलाता, लेकिन इसके पास केवल और केवल एक ही है, तो अभी खुद अब प्राइम नहीं है तो क्या कंपोजिट होगा ना। तो वही चीज़ है कि एक ना ही कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब कह रहा है कि आगे का एग्जाम, एक क्वेश्चन हम दिए हुए हैं कि ये मेरा है कि राइट 210 एज अ प्राइम फैक्टर्स। अब हम लोग जो एक प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में इसको 210 को लिखना है, तो सिंपली 210 को जब प्राइम फैक्टर्स पूछा जाता है तो इसको हम लोग सबसे छोटा नंबर से डिवाइड करके देखते हैं कि किस से जाएगा। तो एक तो जाएगा एक से, तो एक से उतना वैल्यू नहीं है, हम लोग जानते हैं कि एक से किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, तो उससे बड़ा कौन है, तो टू है, तो टू से डिवाइड करेंगे तो 105 होगा। फिर इसको देखेंगे टू से जाएगा, नहीं जाएगा पूरा पूरा, तो कितना जाएगा, थ्री से देखेंगे तो 35 आएगा, फिर ये 5 से जाएगा और 7 टाइम्स होगा। अब इन सब को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और 120 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इसको लिखना ही कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना। इसको लिखना ही क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना। ठीक है, अब इसके बेस पे हमको एक नया क्वेश्चन दिया गया है, बुक का क्वेश्चन है 1.4 जिसमें पूछा गया है 1800 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखिए। तो सबसे पहले 180 को हम लोग तोड़ के देखेंगे कितने टाइम्स में जाता है। तो सबसे छोटा 2 से गया 900, फिर 2 से जाएगा 450, फिर 2 से जाएगा 225, 3 से जाएगा, इस तरह हम लोग देखेंगे तो ये इस वाले सीक्वेंस में आएगा। अब इसको हम लोग पूरा को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया। देखेंगे 1 2 3 कितना है, 2 3 बार है तो 1 2 3, फिर उसके बाद से 3 कितना बार है, 2 बार है तो 2 बार, और 5 कितना बार है, 2 टाइम, तो 2 टाइम्स हो गया। तो 2 का क्यूब 1 2 3 काउंट करेंगे, फिर इस तरह 3 का स्क्वायर होगा और 5 का स्क्वायर होगा, तो ये हमारा हो जाएगा क्या चीज़, ये हमारा हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना। तो इसका आंसर हो गया, ये बहुत ही आसान है, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। अब एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम जो अभी हम पढ़ के आए हैं, तो उसका एप्लीकेशन क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। ये एक गुड क्वेश्चन है, मेरे अनुसार एक गुड क्वेश्चन है। गुड क्वेश्चन का मतलब होगा कि आपको इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। आप अगर एक बार बना लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको हमेशा के लिए याद रखें। ठीक है, इसलिए हम इसको गुड क्वेश्चन कहेंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या है, इसको हम पढ़ देते हैं। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 6 टू द पावर एक्स इंट्स विथ 5। कह रहा है क्या चीज़ कि चेक करके आप बताइए इस नंबर को 6 टू द पावर एक्स को कि एक्स का कोई एक ऐसा वैल्यू है जिसका इंड पोजीशन पे 5 हो, यानी कि 6 का पावर जब हम लोग 1 2 3 5 7 9 10 20 कुछ भी रखें तो उसके इधर के प्लेस पे क्या है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। इसके लास्ट प्लेस पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, इसके लास्ट प्लेस पे 5 आना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए, अब 6 का वैल्यू 1 रखेंगे, 6 की पावर 1 तो 6 होगा, 2 रखेंगे, इस तरह दिन भर बैठ के रखेंगे नहीं ना, हम लोग देखेंगे नहीं कि हाँ कितना लास्ट में कोई 5 आया कि नहीं। इसके लिए हम लोगों को सिंपली एक तरीका दिया गया है फंडामेंटल थ्योरम से कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसको देखते हैं। चलिए, मान लेते हैं कि अगर 5 के पावर ये 6 का पावर x जो है 5 पे इंड करता है, इफ 6 टू द पावर x इंड्स विथ 5, देन 6 के पावर x के पास में एक ऐसा प्राइम नंबर होना चाहिए जो कि इसके लास्ट पोजीशन पे हो। तो इसके लास्ट पोजीशन पे क्या था, 5, तो इसका मतलब कि 6 के पावर x में एक प्राइम नंबर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या 5 आता है इसके प्राइम फैक्टर में। तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए 6 का, तो 5 प्राइम का फैक्टराइजेशन करेंगे 6 का, तो 2 और 3 आएगा। तो 2 और 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 टू द पावर एक्स को, तो 2 इंटू 3 का पावर एक्स, यानी कि 2 का पावर एक्स इंटू 3 का पावर एक्स, ये हो गया हमारा। अब हम लोग देखेंगे क्या इसमें 5 आया, नहीं आया।
तो हम लोग लिख देंगे सिंपली कि बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम देयर इज नो एनी प्राइम नंबर अदर देन 2 and 3 इन 6 to the power x, यानी कि हम लोग इसको देख रहे हैं कि 6 के पावर x में 2 और 3 के अलावा कोई सा भी अलग ये प्राइम नंबर नहीं आया है, कोई सा भी प्राइम नंबर नहीं आया है। इसका मतलब कि ये 5 पे कभी भी इंड नहीं होगा, 5 पे कभी भी इंड नहीं होगा। अगर इसके फॉर्म में, अगर इसके फैक्टराइजेशन में अगर 5 आता तो हम लोग कमेंट करके लिख देते कि हाँ हो सकता है कि x का पावर कोई ऐसा हो जिसके वो रखने पे इसके इन प्लेस पे 5 आ जाए, लेकिन अगर इसके 2 into 3 के फॉर्म में कोई सा भी 5 नहीं आया है, इसका मतलब कि ये कभी भी 5 पे इंड नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हुआ सिंपली प्रूव्ड। आगे हम लोग देखते हैं, आगे के हम लोग कंसेप्ट को सीखते हैं। देखिए आगे में एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि 5 into 3 into 2 plus 3 को प्रूफ करना है कि एक कंपोजिट नंबर है। अब सिंपली आप बताइए कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जिसके पास में दो से ज़्यादा मल्टीपल हो, यही ना, उसी को हम लोग कहते हैं। अब देखिए, अब इस नंबर को हम लोग देखते हैं, इसको हम एनालाइज करते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि सिंपली आप स्टेटमेंट को देखिए कि अ नंबर इज सेड टू बी कंपोजिट इफ मोर देन 2 मल्टीपल्स, यही चीज़ है। अब इस नंबर को हम लोग एनालाइज करेंगे तो 5 into 3 into 2 plus 3, यानी कि 3 दोनों में से कॉमन हुआ, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों में से कॉमन हुआ तो यहाँ पे बचेगा 5 into 3 जो कि यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या बचा, 3 कॉमन होने के बाद में 1, तो ये हो गया। तो इसको हम लोग जब सॉल्व किए तो 3 into 5 into 2 प्लस 1, तो इसको हम लोग 5 2 जा 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, तो 3 into 11 हो गया। चलिए, तो 3 into 11 हम लोग जब इस फॉर्म को लिख दिए, यानी कि 5 into 3 into 2 अब प्लस 3 इक्वल टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। यानी कि इस नंबर के पास में, इसके पास में डिवाइड जब हम लोग करेंगे इस नंबर को किस चीज़ से, इस नंबर को हम लोग 3 से जब डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। और इस नंबर को हम लोग किस चीज़ से डिवाइड करेंगे, इस नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो भी ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। यानी कि 3 और 11 तो इसके मल्टीपल्स हो गए इस नंबर के लिए। ठीक है, और इसके अलावा ये खुद एक नंबर है जो कि खुद से जाएगा, इट सेल्फ से जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल होगा, और एक से भी जाएगा तो इसके पास टोटल कितने मल्टीपल्स हो गए, एक होगा, एक 3 होगा, एक 11 होगा और एक इट सेल्फ होगा, यानी कि इसके पास हो गए टोटल 4 मल्टीपल। कितने हो गए इसके पास 4 मल्टीपल। और जिसे ही 2 से ज़्यादा मल्टीपल होता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं कंपोजिट, यानी कि ये नंबर क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट होगा। अब इसको लिखेंगे ऐसे, तो इसको हम लोग लिख देंगे सिंपली कि दिस नंबर, कौन सा नंबर, 5 into 3 into 2 plus 3 हैज़ मल्टीपल्स एज 3 1 3 11 एंड इट सेल्फ, खुद का है भी है, इसलिए ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को देखेंगे। अब हमारा है एलसीएफ एंड एलसीएम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए हम लोग एचसीएफ और एलसीएम को कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। अब अभी हम लोग देखें कि प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड को, कि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में किसी भी नंबर को कैसे लिखते हैं। जैसे में हम आपको वहाँ पे 210 का भी दिखाए थे और 1800 का भी दिखाए थे। अब हम लोगों को इसका यूज़ करके हम लोग जब फाइंड आउट करते हैं एचसीएफ, तो एचसीएफ का जो वैल्यू होता है द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, उसमें आपको ढूंढना होगा कि कॉमन प्राइम फैक्टर क्या होगा विथ लेसर इंडेक्स, यानी कि और उसमें भी देखना होगा, सबसे पहले आप देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है। अगर 2 नंबर है तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख दीजिए और देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है, और जो कॉमन है उसके बाद से अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हैं तो लेसर वाले इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। और एलसीएम के लिए क्या है कि कॉमन पार्ट पहले ढूंढिए, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ ग्रेटर, और उसके बाद से उसके ग्रेटर इंडेक्स को मल्टीप्लाई कीजिए। एंड इसमें एक और चीज़ आपको ऐड करना है कि एंड ऑन कॉमन प्राइम विथ ग्रेटर इंडेक्स, और जो कॉमन प्राइम नहीं है उसको भी आपको ऐड करना है विथ ग्रेटर इंडेक्स, उसका भी ग्रेटर इंडेक्स लेना है जो कि कॉमन नहीं है, और जो कॉमन है उसको भी लेना है जो कि क्या है, ग्रेटर इंडेक्स में है। अब इसको हम लोग तो ऐसे समझ नहीं पाएंगे कहना क्या चाहता है क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, तो इसको हम लोग अप्लाई करते हैं एक क्वेश्चन पे और देखते हैं इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल के। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 1.7 को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है आपको किसको 48 और 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। तो सबसे पहले इन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये होगा 48 जो होगा 2 टाइम्स में जाएगा 24 12 फिर 6 फिर 3, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 2 into 2 into 2, तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 3, ये हो गया हमारा। और इसको 56 को करेंगे तो 2 into 2 into 2 और 7 आएगा, यानी कि 2 का पावर 3 और इंटू 7। ठीक है, अब कह रहा था कॉन्सेप्ट में कि एचसीएफ जब हम लोग निकालते हैं तो सबसे पहले कॉमन देखते हैं। तो देखिए इसमें
और इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो ये दोनों में 2 2 कॉमन है, तो ये हमारा 2 कॉमन हो गया। क्या हो गया, 2 कॉमन हो गया। ठीक है, ये रहा हमारा 2 कॉमन, ये हो गया हमारा 2 कॉमन। ठीक है, अब देखिए और इसके अलावा कोई चीज़ कॉमन है, तो इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है। तो इस तो दोनों कॉमन नहीं है, लेकिन एक इसमें भी है एक इसमें भी है, तो एक का कोई वैसे मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को एक से करेंगे तो उसमें कोई सा इफेक्ट नहीं करेगा, तो उसको हम लोग एक यहाँ पे मान सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो यानी कि हमको मिला क्या चीज़ कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है हमारा 2। क्या है, दोनों में कॉमन 2 है हमारा, दोनों में कॉमन। ठीक है, 2 हमको कॉमन मिल गया। अब इसके एचसीएफ निकालते समय देखेंगे कि इस 2 के दोनों में जो कॉमन है, जहाँ जहाँ कॉमन है उसमें सबसे लेसर इंडेक्स किसका था, तो इसमें इंडेक्स इसका हम चेक करेंगे, तो इसका था 4 और इसका था 3, तो दोनों में कम कौन हुआ, छोटा कौन है, तो 4 और 3 में 3 कम है, तो इसका मतलब कि इसको हम लोग 2 का पावर 3 ले लेंगे। और 2 का पावर 3 रहता और 2 का पावर यहाँ पे 5 रहता तो कौन लेते, तो 2 का पावर 3 लेते। लेकिन यहाँ पे 2 का पावर 2 रहता और 2 का पावर 3 रहता तो क्या लेते, 2 का पावर 2 लेते। तो इस केस में इसमें क्या है, इसमें 4 है और इसमें क्या है, इसमें है 3, तो इसका मतलब हो गया कि ये इसका क्या होगा, इसका एचसीएफ जो होगा 2 का पावर 3 इंटू 1, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपली हो जाएगा 8। समझ में आया। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, स्लाइटली इससे डिफरेंट है कौन, एलसीएम का केस। अब एलसीएम में हमको सबसे पहले कॉमन पार्ट देखना होता है, तो इस केस में जो कॉमन है वो तो कॉमन होगा ही होगा, तो इसमें भी 2 था इसमें भी 2 था, तो 2 कॉमन हो गया। अब देखिए जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखिए, तो इसमें 3 कॉमन नहीं है तो इसको भी लिख दिए, और इसमें 7 कॉमन नहीं है तो इस 7 को भी लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो कॉमन और अनकॉमन पार्ट है उसके मैक्सिमम इंडेक्स में कितना कितना है, तो इसमें मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 4 है, और इसमें मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 3, सॉरी इसमें 3 है और इसमें 4 है, तो दोनों में मैक्सिमम कौन है, 4 हुआ, इसलिए 4 लिख दिए। और इसमें देखेंगे तो इस 3 केवल एक ही जगह है और इसका पावर 1 है, तो 3 का पावर 1, और इसमें 7 केवल एक ही जगह है, कहीं और नहीं है। ऑल रहता तो चेक भी करते, लेकिन एक ही एक जगह पे है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। तो अब इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और सबको मल्टीप्लाई करके जब हम लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 336। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। देखिए एचसीएफ और एलसीएम सेम टाइप से निकालते हैं, बस एचसीएम में हम लोग लेसर इंडेक्स लेते हैं केवल कॉमन पार्ट का, और एलसीएम में हम लोग कॉमन पार्ट के अलावा अनकॉमन का भी लेते हैं, लेकिन दोनों केस में कॉमन और अनकॉमन का मैक्सिमम पावर लेते हैं। इसको और अच्छा से हम समझते हैं नेक्स्ट एग्जांपल से। देखिए अगला 1.8 एग्जांपल में दिया गया है कि इसमें पूछा गया है कि आपको एचसीएफ और एलसीएफ निकालिए किसका किसका, 36, 48 और 60 का। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन 36 का किए, तो इतना आया, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 2 जा 4 आया, इंटू 3 3 जा 9, 4 9 जा 36। 48 का किए तो इतना आया, और 60 किए तो इतना आया। अब हमको फर्स्ट सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा कि आखिर इसमें कॉमन क्या क्या है। तो इसमें भी तीनों में अगर जितना नंबर है सब में देखा जाएगा, अगर 3 है तो तीनों में कॉमन देखा जाएगा, 4 रहता है तो चारों में, 5 रहता है तो पाँचों में, सब में कॉमन देखा जाता है। तो देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। ठीक है, तो ये एक 2 हमारा कॉमन हो गया। अच्छा, और कोई कॉमन है, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये भी 3 हमारा कॉमन हो गया। क्या इसके अलावा कोई और कॉमन पार्ट है, तो देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 था, इसमें 3 था। ठीक है, 2 और 3 था, और इसके अलावा इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, तो ये कॉमन नहीं हुआ, इसको हटा देंगे, और इसके अलावा कोई सा भी नहीं है। अब जो कॉमन था उसमें देखेंगे कि जो कॉमन है उसका मैक्सिमम पावर कितना है एलसीएम जब निकालेंगे, और मिनिमम पावर कितना है जब एचसीएफ निकालेंगे। तो हम लोग निकाल रहे हैं एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग करेंगे कि इसका देखेंगे क्या चीज़, मिनिमम पावर। तो इस केस में इसका मिनिमम पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इस 2 4 2 में से मिनिमम क्या कहलाएगा, 2 होगा, तो यहीं आ गया 2। अच्छा, 3 के केस में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इस केस में मिनिमम कौन होगा, तो 1 होगा, तो 1 आ गया। तो यानी कि इसका एचसीएफ क्या होगा कि 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो 2 2 जा 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। ये इसका सिंपली आंसर हो गया। अब आइए एलसीएम के केस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो एलसीएम जो होता है, एलसीएम में तो सबसे पहले कॉमन पार्ट देंगे, तो इसमें 2 2 2 तीनों में कॉमन हो गया, 2 2 2 आ गया। अब इसके अलावा देखेंगे 3 3 3 तीनों में है, तो 3 3 इसमें भी आ गया 3, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेते हैं, तो इसमें 5 था लेकिन कॉमन नहीं था तो उसको भी ले लिए। अब इसमें देखेंगे मैक्सिमम पावर कितना है, तो देखिए इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो मैक्सिमम कौन हुआ तीनों में, तो 4 हुआ, तो इसको 4 को ले लिए। इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो तीनों में मैक्सिमम कौन हुआ पावर में देखेंगे, तो 2 हुआ, तो 2 ले लिए।
और 5 के लिए तो एक ही केवल केस है और 5 का पावर कितना है, 1 है, तो केवल इसको ले लेंगे। तो यानी कि 2 का पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपली आप समझिए, इसको हम लोग हिंट की तरफ से ये समझते हैं कि फर्स्ट से सबसे पहले आप कॉमन प्राइम खोजिए और सेकेंड सर्च कीजिए लेसर इंडेक्स को और ग्रेटर इंडेक्स को एचसीएफ और एलसीएम पाने के लिए रिस्पेक्टिवली। अगर आप एचसीएफ पा रहे हैं तो निकालना चाह रहे हैं तो पहले आप लेसर इंडेक्स को ढूंढिए और एचसीएफ निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं तो ग्रेटर इंडेक्स को ढूंढिए। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आपके पास में 2 बेल्स हैं। एक बेल जो था वो 24 मिनट के इंटरवल में बज रहा था और दूसरा जो बेल था वो 36 मिनट के इंटरवल में बज रहा था और दोनों एक साथ कब बजे थे, 9 AM पे। तो फिर दोबारा दोनों कब बजेंगे इसको हमको बताना है। तो देखिए मान लीजिए कि एक बेल का हम नाम दे दिए ए और दूसरा बेल का नाम दे दिए बी। तो एक का 34 मिनट का ड्यूरेशन, दूसरे का 24 का और 36 का ड्यूरेशन हम लिख दिए। ठीक है, 9 बजे बजे हैं इसको, क्वेश्चन को जो कह रहा था उसको हम देख लिए। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम सिखाते हैं कि जब भी आपसे पूछा जाएगा ना मैक्सिमम नंबर, तो उस केस में आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा। जब भी टुगेदर पूछा जाएगा, मीट टुगेदर, गेट टुगेदर, इस टुगेदर जैसे ही आएगा ना तो उस केस में आपको एक बार ट्राई करना होगा कि इस क्वेश्चन में एलसीएम पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एलसीएम। जब दो आदमी या दो से ज़्यादा आदमी जब दोबारा मिलने का जब बात किया जाता है तो उस केस में मैक्सिमम चांस रहता है कि आपसे क्या पूछा गया है, तो आपसे एलसीएम पूछा गया है। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि मैक्सिमम नंबर क्या होगा इन दोनों का पार्ट में, कॉमन पार्ट क्या होगा, तो उस केस में आपको एलसीएम एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है क्वेश्चन में कि आपको इंटरवल टाइप है, ये क्या है क्वेश्चन, इंटरवल टाइप है, यानी कि इंटरवल कितने इंटरवल के बाद बजेगा, कितने देर बाद दोनों मिलेंगे, ये ना होता है, इंटरवल टाइप है। इसलिए इस क्वेश्चन का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमको किसका निकालना है, 24 और 36 का। तो इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किए, तो ये रहा हमारा 24 का और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें हम लोग फिर देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या रहा है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो ये हमारा कॉमन हो गया 2। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसमें भी हमारा 3 कॉमन हो गया। अब हम चूंकि इसमें निकाल रहे हैं क्या चीज़, एलसीएम, तो एलसीएम के लिए हमको क्या लेना होगा, मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर क्या है, इसमें 3 है और इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, यानी कि 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2 हो जाएगा। समझ में आया होगा आसानी से। और इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 72, जो कि हमारा क्या है, ये 72 मिनट्स है, जिसके बाद से वो दोनों बेल एक साथ रिंग करेंगे। तो इस केस में हम देखेंगे तो 72 मिनट को जब हम लोग टाइम में मिनट में बोलेगा तो 72 मिनट्स होगा, और जब आपसे बोलेगा कितने बजे होगा, टाइम जब होगा, तो वो 9 AM प्लस 72 मिनट, जो कि इक्वल हो जाएगा कितना, 10:12 हो जाएगा। ठीक है, 10:12 AM पे ये दोनों एक साथ बजेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन समझ में आया और इसका आंसर हम लोग समझे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करेंगे, जब इसको हम बताएंगे, तो आपको पीछे में हम एक क्वेश्चन जो आपको होमवर्क दिए थे समझने के लिए, उसका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसको हम लोग पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। आप बुक से क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, उसको ट्राई कीजिए, नहीं बने तो फिर सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट आंसर मत देखिए। ठीक है, चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए बोला गया है कि एक स्कूल में 44 स्टूडेंट्स है और 32 गर्ल्स है। ठीक है, इतना बोला गया है और कहा गया है कि इन दोनों को इस तरह से परेड में लगाना है, परेड में यानी कि रो में खड़ा करना है कि जो प्रेयर हो, जो कि प्रेयर या परेड जो भी है, उस चीज़ को करने में इन लोगों के पास में मैक्सिमम नंबर हो ईच रो में और मिनिमम नंबर हो स्टूडेंट्स का रो में, मतलब कि रो का वैल्यू हो क्या, मिनिमम, और मैक्सिमम क्या हो, स्टूडेंट हो किस चीज़ में, तो हर एक रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट और रो का क्या होना चाहिए, मिनिमम नंबर होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे भी मैक्सिमम और मिनिमम टाइप क्वेश्चन है। तो जब मैक्सिमम नंबर ऑफ पूछा जाए स्टूडेंट, तो उस केस में हम लोग को क्या निकालना होता है, सिंपली बताए थे हम आपको ट्रिक, एचसीएफ। ठीक है, तो अब इन दोनों नंबर का एचसीएफ आप फाइंड आउट कीजिए, किसका 44 और 32 का। तो 44 और 32 का सिंपली आप जब एचसीएफ फाइंड आउट करिएगा तो आप या तो इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ कीजिए, या फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड का यूज़ कीजिए, या फिर आप ट्रेडिशनल का यूज़ कीजिए। लेकिन चूंकि आप 10th क्लास के मैथ के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो आपको इन तीनों मेथड का आना चाहिए। लेकिन आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो शॉर्ट कट दिखाई दे उसको यूज़ करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि यूक्लिड से सॉल्व करें, जरूरी नहीं है कि प्राइम से करें, हो सकता है ट्रेडिशनल आसानी से बन रहा हो और आपको टाइम कम देना है। आईआईटी एक ऐसा जर्नी है जिसमें आपको मिनिमम नंबर ऑफ
टाइम में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। बट दो चीज़ का ध्यान होना चाहिए, क्या क्या चीज़, एक स्पीड और दूसरा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी और स्पीड पे अगर आपका ध्यान नहीं है, अगर मान लीजिए स्पीड खूब ज़्यादा है, खूब जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप गलत गलत क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो आपका नेगेटिव मार्किंग इतना हो जाएगा कि आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। मिलना चाहिए आईआईटी तो मिलेगा आपको, ख़राब से ख़राब एनआईटी भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे ध्यान देते हैं तो आपका स्पीड भी सेम होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, और उसके साथ साथ एक्यूरेसी भी सेम होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग निकालते हैं HCF इन दोनों नंबर का। इन दोनों का HCF हम लोग निकाले, दोनों में कॉमन देखें तो 2 है, दोनों में लेस पावर देखें तो 2 है, तो 2 का पावर 4, ये हो गया हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज़ इन ईच रो। अब यहाँ पे हमसे बोला गया है कि आप केवल रो नहीं बताइए, आप केवल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं बताइए, आपको बताना है कि रो कितना होगा। तो जिस तरह पिछला वाले क्वेश्चन में पियर्स और डिटॉल का क्वेश्चन था, उसमें आपको केवल नंबर ऑफ बॉक्सेस बता के नंबर ऑफ शॉप्स बता देना था मैक्सिमम, लेकिन उसमें बॉक्सेस नहीं बताना था। लेकिन यहाँ पे है कि आपको नंबर ऑफ रो बता देना है। तो जब भी नंबर ऑफ रो बोले या फिर नंबर ऑफ बॉक्सेस बोले, तो उस केस में जो भी HCF आता है और जिन दो नंबर का निकालते हैं, जिन दो नंबर का HCF से निकालते हैं, उन दोनों नंबर को सिंपली डिवाइड कीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, और जो नंबर आएगा वही आपका नंबर ऑफ रोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वही रोज हो जाएगा। ठीक है, रो। अब देखिए, तो उस वाले केस में डिटॉल में और पियर्स में जो भी आपका HCF आया था, उन HCF से आप डिवाइड कीजिए किसको? उन दोनों नंबर ऑफ पियर्स और डिटॉल साबुन को, और उसको ऐड कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा? आपको नंबर ऑफ बॉक्सेज आ जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन का हम बोले थे आगे में आंसर मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे कंप्लीट हुआ आपका आंसर। ठीक है, और बुक में देखेंगे तो आप उसमें ऑप्शन डी दिया हुआ है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक मिनट, मोबाइल में इधर उधर टच हो जा रहा है तो थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, सॉरी। चलिए खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन सब एक्सटर्नल बातों पे आपको ध्यान नहीं देना होगा, आपको केवल कंसंट्रेट करना होगा कि आपको कितना चीज़ से काम है, एक्सटर्नल बातों पे ध्यान नहीं देना होगा। ठीक है, चलिए आगे में हमसे क्वेश्चन किया गया है कि दो नंबर्स हैं और दोनों नंबर्स का आपके पास में HCF दिया गया है 12। दो नंबर्स है और दोनों का HCF दिया गया है 12, और उसका प्रोडक्ट बता दिया गया है कि उसका प्रोडक्ट 36336 है। ठीक है, तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ पेयर कितने पॉसिबल है। पेयर बोला गया है, ना कि नंबर बोला गया है, या क्या पूछा गया है कि पेयर कितने पॉसिबल है। ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि नंबर ऑफ पेयर बोला गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दोनों नंबर का HCF कितना है। तो दोनों नंबर का HCF है 12। तो हम एज्यूम कर सकते हैं ना कि मान लीजिए कि दो नंबर जो हो गए, उन दोनों नंबर को हम लोग 12 से जब हम डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिजिबल हो गए। क्यों? क्योंकि 12 उसका HCF है। तो मान लीजिए कि वो दोनों नंबर, एक 12x है और दूसरा क्या है 12y। तो जब 12x और 12y दोनों नंबर्स हैं, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 12x इंटू 12y इक्वल टू इतना? क्यों लिख सकते हैं ये चीज़ बताइए? इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट दोनों का इतना दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इतना हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 144 इंटू एक्स वाई इक्वल टू इतना, और इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इससे इसकी कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 44, और इसका हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 44। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ पे जब हम आ गया तो ये 44 जो होगा, अब इस 44 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? तो इस 44 को हम लोग अलग अलग तरीका से जब हम लोग लिखना शुरू करेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए इसका यूज आएगा आपको जब हम पढ़ाएंगे आपको क्या होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोग आपको पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोगों को इसका यूज करके कितने टर्म्स में लिखा जा सकता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, 1 मिनट, वेट। ठीक है, तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक में देखेंगे, तो उसका कैसे बनाते हैं हम लोग अभी सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले 44 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया जाता है, 2 से 22, फिर 2 से 11, फिर उसके आगे नहीं जाएगा। अब इसको पेयर बनाया जाता है, तो सबसे पहले एक 2 हो जाएगा और बाकी में 2 इंटू 11 कितना 22 हो जाएगा। फिर इन दोनों का पेयर बनाएंगे तो 2 4 हो जाएगा और इतना हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या चीज़ कि एक होगा 1 इंटू 44, दूसरा होगा क्या चीज़ 2 इंटू 22, और तीसरा होगा 4 इंटू 11। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बताते हैं कि हम जब इसको सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोग माने थे कि x और y जो है क्या है, को प्राइम्स है। अब देखिए
कोप्राइम्स का मतलब क्या होता है? कोप्राइम्स का मतलब होता है, सिंपली इसको सीख लीजिए यहाँ पे। कोप्राइम का मतलब होता है कि HCF दोनों का क्या हो, एक हो। मतलब कि अगर बोला जाए कि x और y कोप्राइम है तो HCF ऑफ x एंड y क्या हो जाएगा? HCF ऑफ x एंड y क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी कि दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करें मैक्सिमम किसी नंबर से, जो कि पूरा पूरा डिवाइड कर दे, तो वो कौन हो? केवल और केवल एक हो, एक के अलावा कोई सा भी नंबर नहीं हो। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोप्राइम। इसका और सारा भी नाम है, रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं, ठीक है, और कोप्राइम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग आगे समझेंगे, इसको क्यों बताया गया है। अच्छा, जब हम लोग इसका पेयर हम लोग देखेंगे तो उस पेयर में आएगा 44 इंटू 1, 2 इंटू 22 और 4 इंटू 11। अब हमको बताइए कि x और y में एक x y, ठीक है, फिर इस ये x और ये y, फिर ये x और ये y। तो क्या आप बता सकते हैं कि 1 इंटू 44 में कॉमन फैक्टर अगर निकालें, HCF निकालें दोनों नंबर का, तो इसका HCF क्या होगा? तो इसका HCF होगा 1। लेकिन इसका HCF क्या होगा? तो इसका HCF होगा 2। 2 का मतलब हो गया कि ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा 2, और 22 भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो इसका HCF हो गया 2 और 1 भी होगा, दोनों हो जाएगा। और इसका HCF जब हम लोग निकालेंगे तो इसका HCF होगा 1। यानी कि तीनों पेयर में ए एक ऐसा पेयर है 2 और 22 जो कि HCF 2 बनाता है। HCF इसका क्या आ रहा है? 2। तो इसलिए ये जो होगा, ये x और y यानी कि 2 और 22 को प्राइम्स नहीं होगा। क्या नहीं होगा? को प्राइम नहीं होगा। और जब को प्राइम नहीं होगा तो हमारा एजम्पशन गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग मान के चले हैं कि x और y को प्राइम होना चाहिए, जो कि x और y यहाँ पे 2 और 22 को प्राइम नहीं है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि x एंड y आर रिलेटिवली प्राइम। अभी बोले थे ना कि इसका नाम को प्राइम कहिए या फिर रिलेटिवली प्राइम। सो और x और y को क्या क्या हो सकता है? x और y 1 और 44 या फिर 4 और 11 हो सकता है, लेकिन 2 और 22 नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके पास HCF कितना है? 2 है। रिलेटिव प्राइम या को प्राइम होने के लिए HCF कितना होना चाहिए था? 2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए था, ना कि 2। तो इसके पास में केवल कितने पेयर बनेंगे? एक ए पेयर बनेगा और एक ए पेयर बनेगा, तो टोटल कितने पेयर होंगे? केवल 2 पेयर्स होंगे, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हुआ यहाँ पे ई वाला क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये हमारा लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि PQRS कोई अलग अलग व्यक्ति हैं या फिर मैन है, जो भी है, वो किसी एक राउंड को कंप्लीट करने में अलग अलग टाइम लगाते हैं। जो P लगाता है कितना लगाता है? 10 मिनट, Q लगाता है 8 मिनट, R लगाता है 12 मिनट और S लगाता है 18 मिनट। सब कोई अलग अलग टाइम लगाता है। अब कह रहा है कि आपको फाइंड आउट करना होगा कि वो सभी अगर एक ही पॉइंट से अगर निकले थे तो सभी दोबारा कब आके मिलेंगे। देखिए, पी के लिए जब हम लोग देखेंगे तो ये 10 मिनट में एक चक्कर लगाएगा, और क्यू जो है 8 मिनट में, यानी कि पी जैसे ही यहाँ पे पहुँचने वाला होगा उससे पहले क्यू इसको चक्कर लगा के थोड़ा आगे चला गया होगा। लेकिन आर के लिए अगर हम देखेंगे तो वो आर अभी यहीं तक पहुँचा होगा, यहीं तक पहुँचा होगा, क्योंकि उसका टाइम ज़्यादा लग रहा है। लेकिन एस देखेंगे तो यहीं तक पहुँचा होगा, उसका और ज़्यादा लग रहा है। यानी कि किसी भी अगर सर्कुलर पाथ पे हम लोग देखेंगे तो दोबारा कब मिलेंगे? अगर दोनों एक ही साथ से सब एक साथ चल रहे हैं तो फिर दोबारा कब मिलेंगे? अगर सबका अलग अलग ड्यूरेशन टाइम है आने का, उसको कंप्लीट करने का। तो देखिए, यहाँ पे हम फिर एक क्वेश्चन बार बार यूज कर रहे हैं कि वो कब एक साथ मिलेंगे। एक साथ यानी कि टुगेदर, मीट टुगेदर है। अब जब भी टुगेदर आपको दिखे तो क्या निकालना है? LCM आपको बताते आ रहे हैं। तो सिंपली आपको इसको क्या करना होगा? 10, 8 और इस वाले नंबर का LCM निकालना है। तो LCM कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 10 का, 8 का, 12 का, 18 का। इसमें कॉमन पार्ट देखते हैं तो 2 है, जो कॉमन पार्ट नहीं है उसको भी लेते हैं 2 और 3 में। देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा समझिए कि यहाँ पे जो कॉमन पार्ट नहीं है उसको भी लेते हैं, तो इसमें 5 है और 3 भी है, 2 कॉमन नहीं है। और जो कॉमन या फिर अनकॉमन पार्ट है तो सबके मैक्सिमम पावर को देखते हैं। तो इस वाले केस में हम लोग देखेंगे तो इसका पावर मैक्सिमम 3 है, 5 के लिए तो केवल एक ही है तो एक ही रह जाएगा। लेकिन इस वाले 3 में 1 है और इसमें 2 है, तो इसका मैक्सिमम क्या है? तो 3 का पावर 2 है। तो ये इस वाले को सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? इसका सॉल्व करके आंसर लिखेंगे तो 360 इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि 360 मिनट आफ्टर वो सभी दोबारा एक दूसरे से मीट करेंगे, मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा लेक्चर हुआ 1 कंप्लीट। कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। और यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वीडियो को यहाँ तक देखें। थैंक यू। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस तरह के सभी वीडियो को देखेंगे। लेक्चर 2 में हम
आपको अपलोड करेंगे, जिसमें हम आपको इरेशनल नंबर के बारे में सभी बताएंगे। आप इस चीज़ का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप सभी वीडियो के लेक्चर को देखना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक डाल देंगे, आप बारी बारी से सबको देख सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।